हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं अंकित भार्गव आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक अमेजिंग वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट्स में से ये पूछते रहते हैं कि सीए इंटर के अंदर जो ग्रुप वन है उसके अंदर एडवांस अकाउंट्स के अंदर कैसे हम है ना एग्जाम्शन ला सकते हैं, कैसे हम 60+ मार्क्स लेकर आ सकते हैं जिससे कि हम एडवांस अकाउंट्स के अंदर एग्जाम्शन आ जाए और वो ग्रुप वन या बोथ ग्रुप के अंदर हमें कहा ना कहा एग्रीगेट के अंदर बहुत हेल्प कर सके। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ पॉइंट्स है ना कंक्लूड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। उसमें मैं ये बताऊं, मैंने थंबनेल में जरूर ये डाला कि हाउ आई स्कोर एग्जाम्शन इन एडवांस अकाउंट्स, बट मेरे को पता है आप लोग ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि मेरी तो चलो एडवांस अकाउंट्स के अंदर एग्जाम्शन आ गई, बट आप लोग ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको ये पॉइंट्स जानना है कि आप कैसे अपने एग्जाम्स के अंदर ग्रुप वन के अंदर एडवांस अकाउंट्स के अंदर एग्जाम्शन ला सको। तो वो सारे पॉइंट्स है ना मैं सारे आज इस वीडियो के अंदर है ना एक्सप्लेन करूंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखने चाहिए लेक्चर्स लेते वक्त, रिवीजन के टाइम पे, लास्ट टाइम पे, जो कि मैंने ध्यान रखे थे जिसके कारण मेरी एग्जाम्शन आई थी एडवांस अकाउंट्स के अंदर। और वो साइड पॉइंट्स यदि आप लोग भी इन्हें ध्यान रखते हो तो आप लोगों के भी एडवांस अकाउंट्स के अंदर एग्जाम्शन आराम से आ सकती है। ठीक है, तो देखो एडवांस अकाउंट्स के अंदर है ना, तो ग्रुप वन के अंदर सी इंटर के अंदर हमारे पास में एडवांस अकाउंट जो रहती है उसके अंदर क्या रहता है कि 27 के अराउंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहते हैं और 7-8 बड़े चैप्टर्स रहते हैं, लाइक अमालगमेशन हो गया, बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अकाउंटिंग ब्रांच हो गया, कंसोलिडेशन वगैरह, ये तो इस तरीके से चैप्टर्स रहते हैं। ठीक है, और ये क्या एडवांस अकाउंट्स है ना वो पूरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ऐसे मान के चलो 90% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 10% थोड़ा बहुत थ्योरी का पार्ट रहता है। ठीक है, तो ये मेजरली क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब है ना ये एडवांस अकाउंट्स के अंदर एग्जाम्शन लाना, ये सिर्फ है ना अपन सिर्फ ऐसे सपनों में सोच सकते हैं ये अचीवेबल टारगेट है। ये बिल्कुल अचीवेबल टारगेट भी है। क्यों? क्योंकि ग्रुप वन के अंदर एडवांस अकाउंट्स ही ऐसी सब्जेक्ट है जो कि ना बाकी तीन मतलब बाकी दो सब्जेक्ट जो कि लो टैक्स के कंपेरिजन के अंदर थोड़ी सी स्कोरिंग है और थोड़ी सी ईजी है। क्यों? क्योंकि देखो टैक्स का तुम्हें भी पता है कि टैक्स का ऐसा सीन रहता है एग्जाम पेपर का कि वो ऑल टाइम ना टफ पेपर माना जाता है, कि टैक्स का पेपर ऑल टाइम टफ ही आएगा। लोग का जिस हिसाब से इंस्टीट्यूट अब पेपर बना रहे हैं ना, अब टफ होने लगे क्योंकि वहाँ पे सी कैटेगरी जो ऐसे जो एरियाज होते थे, जो स्टूडेंट्स है ना बहुत कम ध्यान देते थे, जो इग्नोर करते थे, जो टॉपिक्स अच्छे से नहीं पढ़ते थे, वो सारे वहां से भी क्वेश्चन आने लगे लोग के अंदर। तो फिर हमारे पास में बचा गया ग्रुप वन के अंदर एडवांस अकाउंट, और एडवांस अकाउंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इसलिए वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है और इसके अंदर आराम से हमारी एग्जामेशन भी आ सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। तो अब आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए जिसके कारण एडवांस अकाउंट्स के अंदर आपकी एग्जामेशन आ जाए। तो देखो जब भी एडवांस अकाउंट से पढ़ रहे हो तो एडवांस अकाउंट्स के अंदर अभी कितने टाइम रिवीजन होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि एडवांस अकाउंट्स के अंदर हमें एग्जामेशन लाने के लिए या अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें कितने टाइम रिवीजन करना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि आपका मिनिमम है ना 3 टाइम्स रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, एक बार तो कब होना चाहिए रिवीजन विद लेक्चर, जब हम क्लासेस देखते रहते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, क्लासेस लेते रहते हैं, तब एक बार थोड़ा थोड़ा रिवाइज हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड रिवीजन होना चाहिए। सेकंड रिवीजन क्या कब होता है हमारा, जब हमारी लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में हम एक बार डिटेल्ड रिवीजन करते हैं। डिटेल्ड रिवीजन के अंदर हम क्या करते हैं, 10 से 12 दिन हम सिर्फ है ना एडवांस अकाउंट्स को ही पढ़ते हैं। उसके बाद में क्या होता है, थर्ड रिवीजन करते हैं। थर्ड रिवीजन हमारा रैपिड रिवीजन होता है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, 5 to 6 डेज का एक बार और रिवाइज करते हैं हम एडवांस अकाउंट्स को। इस तरीके से हम यदि 3 बार रिवीजन कर देते हैं एडवांस अकाउंट्स का तो हमारे लिए बहुत सही रहता है एडवांस अकाउंट्स की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो बनाते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी या पेपर वाइज स्ट्रेटेजी, कि हमें एडवांस अकाउंट इस तरीके से पढ़नी है, लो ऐसे पढ़नी है, टैक्स ऐसे पढ़ना है, बाकी ऑडिट एफएमएसएम वगैरह कोस्टिंग ऐसे पढ़नी है। बट मैंने एक डिफरेंट पॉइंट क्या मतलब मेरी स्टडी के अंदर इंप्लीमेंट करा था कि जब मैं एडवांस अकाउंट्स पढ़ रहा था ना, इवन एडवांस अकाउंट्स में नहीं, मैं एडवांस अकाउंट्स मैंने हर एक सब्जेक्ट में क्या बनाया था, चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी बना ली थी। मैंने चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी बना ली थी कि हर चैप्टर को मेरे को जब रिवाइज करूंगा ना तो मैं कैसे करूंगा। लाइक जैसे मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन था तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मैंने लिखा और उसके अंदर मैंने 2 पॉइंट लिख दिए कि जब भी मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर रिवाइज करूंगा तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं जनरल एंट्रीज रेफर करूंगा, रीड एंड रिवाइज करूंगा। उसके बाद में मैं ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखूंगा और उसके बाद में जो भी मैंने 4 से 5 क्वेश्चन मार्क कर रखे थे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगते थे वो मैं सोल्व करूंगा। तो इस तरीके से मैंने क्या कर रखा था, तो जितने भी चैप्टर्स थे, इवन एक एक एएस की भी मैंने अलग अलग स्ट्रेटेजी बना रखी थी। लाइक जैसे एएस 1 है, एएस 1 के अंदर ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो उसके अंदर मैंने सिर्फ ये लिखा रखा था, रीड फ्रॉम द कंसेप्ट नोट्स ओनली, और उसके नीचे मैंने टाइम भी लगा रखा था। जो एएस 1 है जो बहुत छोटा रहता है, इसके वो मेरे को सिर्फ 10 मिनट ही देनी है रिवाइज करते हो। तो इस तरीके से क्या मैंने एक एक चैप्टर की स्ट्रेटेजी बना रखी थी। ये आपको पता है कब हेल्प करता है, आपके रिवीजन के अंदर हेल्प करेगा। और जब लास्ट टाइम पे जब मेन एग्जाम से पहले जब आप 4-5 दिन एडवांस अकाउंट्स पढ़ोगे ना, फिर फर्स्ट पेपर आपका एडवांस अकाउंट्स का रहेगा सी इंटर के अंदर,
तो उससे पहले जब आप 4-5 दिन आप रिवाइज करोगे एक एक चैप्टर, तब आपको ये चीज़ हेल्प करेगी कि आपको कौन कौन सा चैप्टर ना किस तरीके से पढ़ना है। हर एक चैप्टर की मैंने एक अलग अलग स्ट्रेटेजी बना ली थी कि बायबैक को कैसे पढ़ना, मतलब मैंने इस तरीके से ड्राफ्ट कर ली थी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और ये चीज़ कब हो सकती है, आप बना सकते हो चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी जब आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, तब आपको पूरा आइडिया मिल जाता है एक चैप्टर का कंप्लीट होने के बाद। या आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, फर्स्ट रिवीजन या लेक्चर्स ले रहे हो, तब आप ना ये सारी चीज़ कर सकते हो कि आप एक एक चैप्टर की ना स्ट्रेटेजी बना लो, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि एडवांस अकाउंट्स के अंदर हमें ना कितने टेस्ट देने चाहिए, तो मिनिमम 3 टेस्ट देने चाहिए आपको। मिनिमम 3 टेस्ट आपको देने चाहिए, 3 मॉक टेस्ट देने चाहिए, ठीक है। कोई भी सैंपल पेपर, क्यों? क्योंकि टेस्ट यदि आप नहीं दे रहे हो ना, तो ये मान के चलो आप है ना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है। टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट यदि आप नहीं दे रहे ना, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो और टेस्ट दे के जा रहे हो। जितने ज्यादा आप टेस्ट दे रहे हो ना, ये मान के चलो कि आपके 5-5 मार्क्स है ना आप खुद की तरफ से ऐड करते जाओ आपके मेन एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इस तरीके तो आपको मिनिमम है 3 टेस्ट देने हैं एडवांस अकाउंट्स के, ठीक है। उसका क्या बेनिफिट है, एक तो क्या बेनिफिट मिलता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। टाइम मैनेजमेंट मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि अभी कुछ अटेम्प्ट है ना आईसीए के पेपर बहुत ज्यादा लेंथी आ रहे हैं, तो आपको मेन पेपर लेंथी आ गया और आपने टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं कर रखी, तो आपसे 3 घंटे के अंदर वो पेपर तो कंप्लीट होएगा ही नहीं, 100% तो होएगा ही नहीं। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट को सीखने के लिए, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो जाए, इसके लिए आपको क्या 3 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने चाहिए। जिससे क्या होगा कि इतना जो बड़ा जो टेस्ट पेपर होता है वो आप कैसे 3 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट कर लेते हो, उसका आइडिया मिल जाएगा। और एक बेनिफिट क्या होगा कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस का बेनिफिट मिल जाएगा कि किस तरीके अपन क्या करते हैं नॉर्मली जब लेक्चर्स लेते रहते हैं या अपन जब रिवीजन करते रहते हैं, तो अपन नॉर्मली फॉर्मेट में या रफली तरीके से ना आंसर सोल्व कर लेते हैं, बट वो चलता नहीं है। कहाँ पर? मेन आंसर के अंदर। मेन आंसर शीट में हमें प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर हर एक चीज को है ना बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर करके लिखना पड़ता है, तभी जाकर हमारा जो आंसर प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत अच्छा हो पाता है, ठीक है। तो यदि आप लोग है ना 3 टेस्ट पेपर लिख लेते हो फुल सिलेबस का, तो इससे आपको क्या बेनिफिट्स है? टाइम मैनेजमेंट का बेनिफिट है। टाइम मैनेज करना चाहेगा कि कैसे इतने बड़े जो एग्जाम पेपर होते हैं उसको आप 3 घंटे के अंदर पूरा कर सकते हो। साथ में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। और साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एडजस्टमेंट मार्क कर लो रिवीजन के लिए। जैसे जब भी आप जो भी चैप्टर्स क्लासेस ले रहे हो, जो भी लेक्चर्स ले रहे हो, तो आप उस टाइम पे है ना जो अपन स्टार मार्क करते हैं ना, तो उसी तरीके से आप है ना हर चैप्टर के हर एक चैप्टर के हर एक एएस के आप क्या कर लो कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मार्क कर लो। और साथ में लगता है कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस क्वेश्चन की ये 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट है ना मेरे को ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो वो वाला जो एडजस्टमेंट है उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो इससे क्या होगा कि आपको है ना रिवीजन के लिए आपको चैप्टर वाइज है ना इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन की लिस्ट मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट जो एडजस्टमेंट है उसकी लिस्ट मिल जाएगी। तो फिर क्या होगा कि रिवीजन के लिए ये लास्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे एग्जाम से पहले, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा कि आप हर एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन कवर कर सको। तो उसके लिए क्या होगा कि उस टाइम पे आप है ना हर चैप्टर को रिवाइज करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप सोल्व कर सकते हो, जिससे कि क्या हुआ कि आपको पूरे क्वेश्चंस का आइडिया मिल जाएगा, जो रिवीजन है वो भी अच्छा हो जाएगा। लाइक जैसे मैंने कंसोलिडेशन था तो उसके अंदर मैंने 5 क्वेश्चन मार्क कर रखे थे, वो 5 क्वेश्चन ऐसे थे, पूरा चैप्टर है ना वो पूरा चैप्टर कवर कर रहा था, और साथ में मैंने 3-4 एडजस्टमेंट जो मुझे अलग से इंपॉर्टेंट लग रहे थे वो मैंने मार्क कर रखे थे। तो अब मुझे लास्ट टाइम जब मैं रिवीजन करा मतलब कि एग्जाम से पहले, तब मैंने कंसोलिडेशन के नोट्स पढ़े थे, साथ में मैंने वो 5 क्वेश्चन खुद से हाथ से सोल्व करे, साथ में वो 3-4 जो एडजस्टमेंट मैंने मार्क कर रखे थे उनके मैंने ये सॉल्यूशन देख लिया कि ये किस तरीके से होंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हर एक चैप्टर के हर एक एएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, ठीक है। और देखो यदि जेन्युइनली आपको एग्जाम्शन लेके आनी है, तो एडवांस अकाउंट्स हो या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपको यदि है ना एग्जाम्शन का आप यदि प्लान कर रहे हो, चाहे वो एडवांस अकाउंट्स हो या कोई सी भी सब्जेक्ट हो, तो उसके अंदर आपको है 100% सिलेबस करना पड़ेगा। 100% मतलब 100% आपका है ना एक छोटा सा पार्ट भी रिमेनिंग नहीं रहना चाहिए यदि आप है ना एग्जाम्शन का प्लान कर रहे हो। तो यदि आप है 90% सिलेबस भी करके जा रहे हो ना, तो आप ये मानो कि आपके एग्जाम्शन तो बहुत रिस्क है, एग्जाम्शन आने के बहुत कम चांसेस है। यदि आपको जनरली एग्जाम्शन चाहिए ना, तो आपको 100% मतलब 100% ही सिलेबस करके जाना पड़ेगा। अदरवाइज आप जो चैप्टर छोड़ रहे हो ना, आपको उसी चैप्टर का या उसी एएस का क्वेश्चन वहां पे दिख जाएगा, और वो चाहे सिंपल क्वेश्चन है चाहे हार्ड क्वेश्चन है, आप कर नहीं पाओगे, और उसी चीज के कारण है ना आपकी एग्जाम्शन रुक जाएगी। तो एग्जाम्शन चाहिए एडवांस अकाउंट्स के अंदर, तो आपको 100% मतलब 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। इवन आप एक चैप्टर भी है ना एक छोटा सा एएस भी आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है।
और बहुत सारे स्टूडेंट भी बोलते हैं कि एडवांस अकाउंट्स है, तो एडवांस अकाउंट्स के अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं 30 नंबर के आपके एमसीक्यूज आते हैं, तो उसके लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो एडवांस अकाउंट्स के लिए ये है कि एडवांस अकाउंट्स के अंदर जो एमसीक्यूज है आपको उसकी कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उसकी स्पेसिफिक प्रिपरेशन करो, ठीक है। जो भी आप है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करते हो, उन्हीं को है ना जो इंस्टीट्यूट है वो चैट जीपीटी के अंदर डाल एक एमसीक्यूज या केस स्टडी बना देती है और वही आपको दे देती है। तो उसके लिए आपको ना कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। जो आप है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए जो मेथड से पढ़ रहे हो वो ही पढ़ते जाओ, उसी से आपकी एमसीक्यू सोल्व जाएगी। और बस आपका मेन फोकस है ना कंसेप्ट क्लियरिटी पे होना चाहिए, जिसके कारण आपके है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बड़े वाले जो डिटेल क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वो सोल्व हो जाए। और वो यदि आपसे सोल्व हो रहे हैं ना तो आपसे आराम से एमसीक्यूज भी सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यूज के लिए एडवांस अकाउंट्स के अंदर कोई भी स्पेसिफिक प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और फिर भी आप क्या कर सकते हो, जो लास्ट 4 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, मॉक टेस्ट नहीं, आरटीपी नहीं, कोई से भी नहीं, सिर्फ जो लास्ट 4 अटेम्प्ट के आपके पास में जो पीवाई की उस पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से सिर्फ वो एमसीक्यूज वाला पार्ट दे दो, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया और मिल जाएगा। बस आप इतना कर सकते हो एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। और जो थर्ड मॉड्यूल है, थर्ड मॉड्यूल कौन सा है अपने पास में, जहाँ पे अपने पास में बड़े बड़े चैप्टर्स आते हैं। कौन कौन से, लाइक अमालगमेशन हो गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, तो बाय बैक हो गया, ये सारे जो चैप्टर हो गए। और साथ में जो एक कंसोलिडेशन वाला जो यूनिट आती है, तो ये ना आप आई नो आप लोगों को आपने जहाँ से क्लासेस ले रखी होंगी वो उन लोगों ने आपको ना खुद की रेफरेंस बुक दे रखी होगी, जहाँ पे क्वेश्चन बैंकिंग के अंदर आरटीपी एमटीवी पीवाईक्यू मॉड्यूल के क्वेश्चन होंगे, तो वो आप लोगों ने करे होंगे सोल्व, या आप कर रहे होंगे या आप करोगे, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा कि मॉड्यूल 3 के जितने भी चैप्टर्स हैं, जो भी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं और कंसोलिडेशन, इनका एक एक इलस्ट्रेशन और इनका एक एक एग्जाम्पल है ना, और एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको कहाँ से करना है, एक बार तो मॉड्यूल से करना है, आईसीआई मॉड्यूल से ही आपको करना है। एक बार आईसीआई मॉड्यूल के आपको एक एक एग्जाम्पल, एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और जो भी आपको इंपोर्टेंट लगे वो इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। एएस बाकी जो बाकी चैप्टर्स हैं जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह, उनके लिए आप प्योरली जो आपकी जो रेफरेंस बुक है, जो आपसे भी अपने क्लासेस ली है, जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। बट है ना आपके पास में जो मॉड्यूल 3 है, मॉड्यूल 3 के जो चैप्टर्स हो कंसोलिडेशन, वो आपको रेफरेंस बुक से तो ऑब्वियसली करोगे, आपको जो भी फैकल्टी से ले रखी है अपनी क्लासेस वो तो करवाएंगे। साथ में आपको खुद से ऐसे मॉड्यूल के एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक एग्जाम्पल, एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे खुद से, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें ना कितने अटेम्प्ट की आरटीपी सोल्व करनी चाहिए, आरटीपी सोल्व करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सेम फॉर द एमटीपी की, एमटीपी कितने अटेम्प्ट की सोल्व करें, या मतलब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। देखो आरटीपी का ऐसा है, एडवांस अकाउंट्स के अंदर क्या है कि आरटीपी आपको है ना सोल्व करनी चाहिए, ठीक है। एडवांस अकाउंट्स के लिए आपको आरटीपी जो रिवीजन टेस्ट पेपर्स होते हैं वो सोल्व करनी चाहिए, कितने अटेम्प्ट के, लास्ट 4 अटेम्प्ट के सोल्व करने चाहिए। और उसमें से भी क्या करना कि लास्ट 4 अटेम्प्ट के जितने भी आरटीपी है वो अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है। और उसके अंदर से भी जो भी आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं या इंपोर्टेंट कोई एडजस्टमेंट लगते हैं उनको इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, और वो आपकी इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन की जो लिस्ट है उसमें आपके ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से कर सकते हो। और एमटीपी का ये है कि एमटीपी से आपको ना सोल्व नहीं करनी है कब तक, जब अब तक आपके पास में बहुत ज्यादा एक्सेस बच नहीं रहा, ठीक है। यदि आप लोगों के पास में बहुत ज्यादा टाइम बच रहा है, ठीक है, आपके पास में लग रहा है हाँ मेरे पास में अभी बहुत ज्यादा टाइम है एडवांस अकाउंट्स के लिए, तो आप है ना एमटीपी सोल्व करना। अदरवाइज आप एमटीपी सोल्व नहीं करते हो तो भी चल जाएगा, बस आरटीपी लास्ट 4 अटेम्प्ट तक की सोल्व कर लेना, ठीक है। और क्या आप क्या कर सकते हो कि जो भी आप चैप्टर्स हैं उनके आप नोट्स बना रहे होंगे, आई थिंक है ना, आपने जिन भी फैकल्टीज से पढ़ रखे होंगे उनके कंसेप्ट नोट्स आप बना रहे होंगे, ठीक है। बट मैंने क्या करा था कि हर एक एएसटी और हर एक चैप्टर के ना शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, कि वो शॉर्ट नोट्स ऐसे थे, वो कंसाइज नोट्स थे। तो वो नोट्स ऐसे थे कि मेरे दो चैप्टर, दो पेजेस के अंदर बड़े बड़े चैप्टर हो गए, आधे आधे पेज के अंदर मेरे एएस कंप्लीट हो रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा था, वो मुझे रिवीजन के अंदर रैपिड रिवीजन करने में भी हेल्प कर रहे थे। और लास्ट टाइम पे जब एग्जाम से पहले जब 4-5 दिन के अंदर मैंने रिवाइज करा था, तो उस टाइम पे मैं कंसेप्ट नोट्स थे जो फैकल्टीज ने कराए थे वो मैंने रेफर नहीं करे थे, बट मैंने मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। शॉर्ट नोट्स मैंने कहाँ से बनाए थे, जो मैं लेक्चर्स देख रहा था तो वहां से मुझे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लगी तो वो देख लिया, ठीक है। और जो आपकी जो फैकल्टीज जो नोट्स बनाते हैं उनमें से ना जो इंपॉर्टेंट जो चीजें होती थी वो मैंने ना उस शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड कर लिए। तो इससे क्या हुआ था कि मेरे पास में ना 20 से 25 पेजेस के अंदर ही ना पूरी मैंने एडवांस अकाउंट्स खत्म कर दी थी। तो अब मुझे क्या करना है, जब भी मेरे को एडवांस अकाउंट्स का रिवाइज करना होता था तो मैं वो 20 से 25 पेज पढ़ लेता था और उसके अंदर ही मेरी एडवांस अकाउंट्स रिवाइज हो जाती थी, ठीक है। मेरे को बार बार पेजेस पलटने की जरूरत नहीं होती थी, मतलब कोई चैप्टर किधर है कोई चैप्टर किधर है। तो मैंने 20 से 25 पेजेस के अंदर एक शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। तो ये भी आप भी कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो कि जो भी आप ना शॉर्ट आपकी जो नोट्स वगैरह जो बना रहे हो फैकल्टी से, उससे अलग है ना, आप उन्हीं में से कुछ पार्ट लेकर या आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनको आप कंसीडर करके आप है ना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपको बेनिफिट करते हैं कब, रिवीजन के अंदर बेनिफिट करेंगे, साथ में लास्ट डे रिवीजन के अंदर प्लान करेंगे। जैसे कि मैंने ना 20 से 25 पेजेस के अंदर पूरा एडवांस अकाउंट्स कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट टिप्स आती है
जो कि मोस्टली स्टूडेंट है ना अवॉइड कर देते हैं, मोस्टली स्टूडेंट। और ये एक गेम चेंजर टिप्स है, ठीक है। कौन सी? राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, वो बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ते भी हैं, नो डाउट है ना, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बट वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाते। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करने से ना उनकी एग्जामेशन रुक जाती है, ठीक है। यदि आप एग्जामेशन लाना चाहते हो और आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, तो ये मानो कि आपकी एग्जामेशन है ना एक तरीके से इम्पॉसिबल टाइप में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे कोई भी चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आराम से जो भी 4-5 क्वेश्चन आपको लगते हैं ये इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग बना के, प्रॉपर है ना जनरल बना के, नरेशन से लेके एक एक डेबिट क्रेडिट, एक एक छोटी छोटी चीज कंसीडर करके आपको ना राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तभी जाकर आपकी एग्जामेशन आ पाएगी। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अपन है ना जो जब पढ़ते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, लेक्चर लेते हैं, तब रफली सोल्व करते रहते हैं, बट मेन एग्जाम में जब जाते हैं ना तब हमें बहुत प्रॉब्लम आती है कि इसका फॉर्मेट किस तरीके से करना है, और है ना फिर हम वहाँ पे भी रफली तरीके से करते रहते हैं, जिससे कि एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और फिर वो क्या करता है कि वो फुल मार्क्स दे भी नहीं पाता जहां पर आपके आंसर सही होते हैं तब भी। इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए कि आपको ना एडवांस अकाउंट्स के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है, राइटिंग प्रैक्टिस आपको करके ही जानी है, और जो कि ये बहुत सारे स्टूडेंट ना अवॉइड करते हैं, करते ही नहीं है। इसके कारण उनके ना 4 से 5 मार्क्स का जो अफेक्ट होता है ना, वो तो इसी पॉइंट के कारण आ जाता है, ठीक है। तो आपको करना है राइटिंग प्रैक्टिस से क्या बेनिफिट है, मतलब कि आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, और मोस्टली स्टूडेंट्स है ना ये अवॉइड करते हैं, ठीक है। वो सिर्फ रफली सोल्व करते हैं, और इसके बिना, राइटिंग प्रैक्टिस के बिना आपकी जो एग्जामेशन है वो थोड़ी सी इम्पॉसिबल टाइम में हो जाती है। तो आप ये सारे पॉइंट्स यदि कंसीडर करते हैं तो आप लोगों की एग्जामेशन आराम से जाएगी, ठीक है। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ कौन से ऐसे पॉइंट, जो पॉइंट्स आप यदि ध्यान रखते हो तो आपको सीए इंटर के अंदर, ग्रुप 1 के अंदर, एडवांस अकाउंट्स के अंदर एग्जामेशन आ सकती है। तो देखो, सबसे पहले आपको मिनिमम 3 टाइम रिवीजन करना है, ठीक है। एग्जाम से पहले आपको चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है। मिनिमम आपके 3 फुल सिलेबस आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। साथ में आपको है ना हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट जो एडजस्टमेंट है उनकी एक लिस्ट रेडी करनी है, जो कि आपको रिवीजन में हेल्प करेगी। साथ में आपको क्या करना है, 100% सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए कोई भी अलग स्ट्रेटेजी आपको फॉलो नहीं करनी। लास्ट 4 अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनके अंदर आप एमसीक्यूज देख सकते हो, ठीक है। थर्ड मॉड्यूल के लिए और कंसोलिडेशन चैप्टर के लिए आप क्या कर सकते हो, आईसीआई की मॉड्यूल के, आईसीआई जो मॉड्यूल है उसका एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन आपको करना ही है, कंपलसरी है, ठीक है। आरटीपी आप 4 अटेम्प्ट की, लास्ट 4 अटेम्प्ट की देख सकते हो। एमटीपी यदि आपके पास टाइम रहता है तो देख लो ना, अदरवाइज नहीं देखते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप ये कर सकते हो, चैप्टर वाइज ना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि आपको लास्ट टाइम रिवीजन के अंदर आपको बहुत हेल्प करेगी। और आपके पास आपको क्या करना है, एडवांस अकाउंट्स के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जो कि आपको एग्जामिशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। यदि ये सारे पॉइंट्स आप यदि कंसीडर कर लेते हो ना, तो आप ये मान के चलो कि आपकी एग्जामिशन मोस्ट प्रोबेबली आपकी आएगी ही आएगी, ठीक है। और तो अब ये सारे पॉइंट्स है ना कंसीडर कर सकते हो एडवांस अकाउंट्स के लिए, एग्जामिशन लाने के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, मुझे पता है क्या बोलते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज करते रहते हैं या मेरे को बहुत बार कमेंट भी करते हैं, ठीक है, कि भैया कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता जब हम प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो देखो, ये होता है कि आपको ना, आप जो कर रहे हो ना उस पर आपको बिलीव रखना पड़ेगा, आपको अपने आप की प्रिपरेशन पे, आपको खुद पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि आप यदि ओवर थिंकिंग करोगे ना, तो ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है कि जो आपको जो मन का अंदर का जो डर होता है ना, वो डर बढ़ता है। तो डर, यदि अगर फियर बढ़ रहा है ना एग्जाम को लेकर, तो उससे ये मानो कि आपकी जो इफेक्टिवनेस है और इफिशियंसी है पढ़ाई को लेकर, वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। और यदि आपकी जो पढ़ाई को लेकर इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी ने रिड्यूस हो गई ना, तो उससे क्या होगा कि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा आपके परफॉर्मेंस पे, आपका परफॉर्मेंस भी रिड्यूस होगा। और आपको यदि परफॉर्मेंस रिड्यूस होने लग गया ना, तो इसका डायरेक्ट रोल क्या पर है, आपके रिजल्ट से। तो ये आपको लीड करेगा क्या, आपका नेगेटिव रिजल्ट। तो आप अब ये देख लो कि आपकी ओवर थिंकिंग के कारण क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि ओवर थिंकिंग नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी जो प्रिपरेशन है और खुद पर कॉन्फिडेंट रहना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना के आपको पढ़ाई करनी है, जिससे कि आप है ना हर एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करो, और आपके जो मार्क्स वगैरह है वो बहुत अच्छे से आए, और आपके जो रिजल्ट के अंदर आपको सक्सेसफुल लिखा हुआ मिले। सो आप ये सारे पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हो। और फिर भी आपको लगता है कि एडवांस अकाउंट्स के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, सी एंटर के अंदर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी कंफ्यूजन है स्ट्रेटेजी प्लानिंग के रिगार्डिंग, या कोई सब्जेक्टिव डाउट है, तो आप मेरे को ना कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। या मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन हो सकते हो, तो मैं वहाँ पे बता दूंगा। और प्लीज़ मेरे को ना कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता के जाना कि आपको है ना ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है एडवांस अकाउंट्स के रिगार्डिंग, जो कि एग्जामेशन लाने के लिए, तो इसमें से आप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं रही, ये जरूर आप बताकर जाना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू सो मच।